गवर्नर की ट्रेन को डीरेल किया गया हुआ है, पता चले बादशाह सलामत कुछ हो जाए, तो मुलाजम तो ये है, तो सरकार एंड में वही मुलाजम ही है ना। उसने जेन में सोचा कि यार मेरी बात सुनो, बात ये है कि हमने तो बंगाल को छोटा करना है ना, तो ऐसे की बजाय हम इसको ऐसे छोटा कर देते हैं, कम से कम ये भी खुश हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। 1911 में डिसाइड हो गया कि पार्टीशन बंगाल खत्म हो गई है, बादशाह सलामत की ताजपोशी हो गई। बादशाह सलामत से उन्होंने ये भी साइन करा लिया कि सरकार दिल्ली अब कैपिटल होगा, दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया, कलकत्ता से कैपिटलशिप छीन ली गई और बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ईस्ट और वेस्ट की बजाय उन्होंने ऊपर से दो हिस्से डिवाइड करके बिहार और उड़ीसा डिवाइड कर दिए। फिर भी सेक्शन ऑफ मदर इंडिया भी बंद हो गया, कांग्रेस भी खुश हो गई, बादशाह सलामत की भी ताजपोशी हो गई और सरकार कैपिटल भी चेंज हो गया। मुझे लगी मुसलमान जनाब अभी देख ही रहे हैं कि चल क्या रहा है जनाब, हमारे साथ हो क्या रहा है, राइट। उधर से सैयद अमीर अली ने इस्तीफा दे दिया कि जनाब आपने मेरे साथ जाति की है, अपने यहाँ पे सरागा खान ने पॉलिटिक्स छोड़ दी, नवाब सलीमुल्लाह खान ढाका ने जनाब पॉलिटिक्स छोड़ दी कि जनाब इन्होंने आपने हमारे साथ जाति की है, ये क्या किया आपने हमारे साथ, वो किया, हम आपके साथ सपोर्ट आपको इतना करते आए हैं, ये है वो है सारा कुछ। सारे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स छोड़ छोड़ के ना साइड पे होते गए। मुसलमानों में कुछ भी नहीं है। जना साहब अभी भी सिर्फ किधर है, अभी भी कांग्रेस के अंदर है, मुस्लिम लीग के अंदर नहीं है। तो एक दो चार सियाने होंगे आपकी तरह के, उन्होंने जाके बाकियों को समझाया कि यार मेहरबानी करो, तुम लोग जो है ना ये हरकतें कर रहे हो ना, छोड़ छोड़ के पॉलिटिक्स को जा रहे हो। इन्होंने प्रेशर डाल के पार्टीशन बंगाल खत्म करा लिया ना, कल के उन्होंने प्रेशर डाल के तुम्हारा सेपरेट इलेक्टोरेट भी खत्म करा देना है। मेहरबानी करो थोड़ा सा और जरा बाज आओ और पॉलिटिक्स में वापस आओ, क्योंकि पॉलिटिक्स में तुम वापस नहीं आओगे तो भाईजान वो भी गया, सेपरेट इलेक्टोरेट भी, और फिर बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या करें? उन्होंने कहा जी करना ये बड़े सिंपल सा तरीका है जो टीचर क्लास में करता है। क्या करता है? क्लास में अगर स्टूडेंट बहुत शोर कर रहे हो ना, तो सबसे शरारती बच्चे को ना क्लास का मॉनिटर बना दो। उसे कहो भाईजान तू मॉनिटर, तू क्लास कंट्रोल कर। वो कहेगा वेरी गुड, ठीक है जनाब, क्लास का मॉनिटर बन गया वो। सारे बाकी शरारती बच्चे क्योंकि उसके दबते हैं, उन्होंने सबको कंट्रोल कर लिया, उसको पावर मिल गई है, और टीचर ने भी सुकून क्लास के अंदर जो है ना वो कर लिया। उन्होंने कहा तुम एक काम करो, कांग्रेस से दोस्ती कर, कांग्रेस दोस्ती कर ले। कांग्रेस हमारे से कोई भी दोस्ती नहीं करेगी, करेगी। एक बंदा है कांग्रेस के अंदर जो दोस्ती करवा सकता है तुम्हारी, मोहम्मद अली जिना। मोहम्मद अली जिना के पास चलते हैं, इनसे जाके कहते हैं कि भाई कांग्रेस से हमारी दोस्ती कराओ। मोहम्मद अली जिना के पास चले गए, मोहम्मद अली जिना ने की दोस्ती करा दी। 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट आ गया, लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठे हो गए, जिना साहब कांग्रेस का हिस्सा बन गए और आगे कहानी टूट पड़ी। समझ आ गई बात? वो ये सारी स्टोरी एकदम बनी, एक एक करके, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। आप इसको बदकिस्मती समझ लें, आप इसको जो है वो लैक ऑफ प्लानिंग समझ लें, आप इसको जो मर्जी कह लें, अपने अपने हिसाब से जो भी आप लोग समझना चाहें, लिखना चाहें, अंडरस्टैंड करना चाहें, वो आप अल्टीमेटली कर सकते हैं। लेकिन सरकार पार्टीशन में बंगाल ना रहा, बंगाल जरूर डिवाइड हुआ, लेकिन वो बंगाल नहीं डिवाइड हुआ जो कि बेसिकली 1911 में तक रहा था। क्लियर होगी बात? हेड डालिएगा। 1906 शिमला डेपुटेशन। 1906 शिमला डेपुटेशन। लिखें जी। द हिंदू नेशनलिज्म ऑफ कांग्रेस, द हिंदू नेशनलिज्म ऑफ कांग्रेस कॉमा हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी ऑफ 1867, कॉमा स्वदेशी मूवमेंट बाय कांग्रेस, स्वदेशी मूवमेंट बाय कांग्रेस एंड Muslims losing elections of the legislative council, Muslims losing election of the legislative council, comma the Hindu reaction of partition of towards partition of Bengal, the Hindu reaction towards partition of Bengal and other activities suppressing the Muslims and other activities suppressing the Muslims pushed the Muslims of India towards the idea of separate electorates.
push the Muslims of India toward the idea of separate electorates. समझ आ गई बात? यहां तो बात क्लियर होगी, फुल स्टॉप। वो अल्लाह की करनी ये भी हुई थी एक 1906 में ना, 1906 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडियन अफेयर्स का, जॉन मॉर्ले उसका नाम था। तो उसने ना एक तकरीर की थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि मैं सोच रहा हूं कि 1892 के काउंसिल्स एक्ट में जो मैंने कहा था ना कि बार काउंसिल, सिंडिकेट्स और ये जो हमारे पास जो है वो ट्रेड यूनियंस हैं, राइट, ये लोग वोट डालते हैं। अब मैं सोच रहा हूं इसको ना क्या करूं, मजीद एक्सपैंड करूं, उसमें मजीद लोग लेकर आऊं, राइट। तो जब मुसलमानों को ये बात पता चली, उन्होंने कहा कि सरकार इनकी वजह से भी हम इलेक्शन नहीं जीत रहे, और जितना ये इलेक्टोरेट बढ़ेगा हमारे लिए तो ज्यादा मसला होता जाएगा। बात समझ आ रही? पहले इनसे मसला है, जितना ही बढ़ता जाएगा हमारे लिए ज्यादा मसला होता जाएगा। तो देर रियलाइज कि सरकार अभी के अभी हमें कुछ ना कुछ चाहिए, करना पड़ेगा, वरना तो सरकार हम तो बिल्कुल भी जीत नहीं सकेंगे, राइट। नोट कर लें दी स्पीच ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉर्ले, the speech of Secretary of State John Morley in 1906 with an indication of expansion of electorates, with an indication of expansion of electorates, became the stimulus for a meeting with the Governor General. Became the stimulus for a meeting with the Governor General. Clear? Next point. A meeting was arranged with Viceroy Lord Minto. A meeting was arranged with Viceroy Lord Minto through Aligarh's principle. Through Aligarh's principle. Next, 35 Muslim leaders. 35 Muslim leaders under the leadership of Sir Aga Khan. 35 Muslim leaders under the leadership of Sir Aga Khan met the Governor General in Shimla. Met the Governor General in Shimla with following 5 demands. Point number 1. Funds for the establishment of Aligarh University should be given. Funds for the establishment of Aligarh University must be given. Number 2. Muslims' share in government service must be increased. Muslim share in the government service must be increased. Number 3. Separate electorates must be given to the Muslims of India. Separate electorates must be given to the Muslims of India. Number 4, the weightage formula must be introduced. The weightage formula must be introduced. The weightage formula must be introduced within India. और आखिरी पॉइंट, reserve seats for the Muslims of India
reserve seats for the Muslims of India at the local, provincial and the central level. Local, provincial and the central level in the government service. Reserve seats for the Muslims of India at the local, provincial and national level या central level in the government service. समझ आ गई बात है? ये 5 पॉइंट्स है हमारे पास जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे. अच्छा जी, आगे चलें. The Governor General gave a positive response. Governor General gave a positive response, which raised the confidence of Muslims. Which raised the confidence of Muslims. लो जनाब, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन मुसलमानों का जरा मुराद थोड़ा सा बुलंद हुआ. लेकिन कहने का मकसद है कि वो पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द डे जो थे वो समझ आ गए थे. ये IH कुरैशी अपनी किताब में लिखते हैं कि मुसलमानों को समझ आ गया था कि कोई ना कोई हमें ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई प्लेटफॉर्म बनाने की जरूर है कि जिसके प्लेटफॉर्म से हम ये सारी की सारी चीजों को क्या करें, नॉमिनेट करें या प्रेजेंट करें. फिर होगी बात, हेड डालिएगा. जितनी आपके पास पॉपुलेशन है, ये राइट, जितनी पॉपुलेशन आपके पास है उतनी वेटेज होनी चाहिए आपके पास सीट्स के अंदर, कि जितनी आपके पास है. अगर फॉर एग्जाम्पल 10% है, 10 कर दें, 52 है 52. लेकिन लॉन्गर रन में वेटेज फार्मूला चेंज होता गया. लॉन्गर रन में वेटेज फार्मूला ये कर दिया गया बेसिकली, क्योंकि सारी बात है 52% पंजाब में मुसलमानों की सीटें थी, तो कांग्रेस जो थी वो रौला डालती थी कि नहीं जी, पंजाब में मुसलमानों की 52% सीटें नहीं होनी चाहिए. तो फिर एट द एंड ऑफ द डे ये फॉर्मूला डिजाइन होना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता. लॉन्गर रन में आपको मैं समझाऊंगा कि जिसमें गोरे ने कहा कि मैं ऐसा करता हूं कि जहां पर भी आपकी पॉपुलेशन कम है मैं आपको वहां सीटें दूंगा ज्यादा, और जहां पर आपकी पॉपुलेशन है ज्यादा वहां से मैं थोड़ी सी आपकी सीटों को क्या करूंगा, कम करूंगा. ये लॉन्गर रन में वेटेज फार्मूला आया था जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा. अभी बस इतना समझ लो, जितनी जितनी पॉपुलेशन उतनी सीटें. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए. सॉरी, हेडिंग डालिएगा आपके पास. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ये मुस्लिम लीग बस पढ़ लें, उसके बाद फिर हम ब्रेक लेते हैं इंशाल्लाह. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, 1906 लिखेगा जी. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग देखें. These 35 people of Shimla deputation, these 35 people of Shimla deputation returned to Dhaka and a meeting of All India Muslim Educational Conference and a meeting of All India Muslim Educational Conference. ये अपना सर सैयद ने बनाई थी, All India Muslim Educational Conference, and a meeting of All India Muslim Educational Conference was called in Dhaka. The meeting of All India Muslim Educational Conference was called in Dhaka in December 1906. December 1906. The meeting was held at the residence of Nawab Salimullah Khan of Dhaka. The meeting was held at the residence of Nawab Salimullah Khan of Dhaka. And the meeting was presided by Nawab Waqarul Mulk. Nawab Waqarul Mulk. मीटिंग प्रिसाइड किसने की है? नवाब वकारउल मुल्क ने. मीटिंग हुई किसके घर पर थी? नवाब सलीमुल्लाह खान के घर पे. समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 3, 4 जो भी है लिखें जी. 60 member committee, a 60 member committee was made under the leadership of Maulana Muhammad Ali Johar
A 60-member committee was made under the leadership of Maulana Muhammad Ali Johar to draft the constitution of Muslim League. A 60-member committee under the leadership of Nawab Maulana Muhammad Ali Johar was made to draft the constitution of Muslim League. Next point. On 29th December 1907, यानी अगले साल 29 दिसंबर, on 29th December 1907, meeting of Muslim League was held in Karachi. Meeting of Muslim League was held in Karachi. It was presided by Sir Adam G. Peer Bhai. This meeting was presided by Sir Adam G. Peer Bhai. P-I-R-B-H-A-I. Sir Adam G. Peer Bhai. समझ आ गई बात? याद आप रखें, 2-3 चीजें, इसमें 2-3 नाम आ रहे हैं. जो पहली मीटिंग हुई थी आपके पास ढाका में, नवाज सलीमुल्लाह खान के घर पे हुई थी. प्रिजाइड नवाब वकारुल मुल्क ने किया था. 60 मेंबर्स की कमेटी अंडर मौलाना मोहम्मद अली जौहर बनी थी. उसके बाद अगली मीटिंग कराची में हुई और उसको प्रिजाइड कौन कर रहा है? सर आदम जी पीर भाई. नोट कीजिएगा. इन दिस मीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग वॉज अडॉप्टेड. In this meeting, the Constitution of Muslim League was adopted, and the name Green Book was given to it. Green Book. And the name Green Book was given to it. समझ आ गई बात? कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या था? ग्रीन बुक. एमसीक्यू पे आया था एक दफा. व्हाट वाज द नेम ऑफ Muslim League's constitution? Green Book. So Green Book कहते थे. And it was decided that the next meeting of Muslim League will be held in Aligarh. And it was decided that the next meeting of Muslim League will be held in Aligarh. समझ आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए. On 18th March 1908, 18 मार्च 1908, 18th March 1908, Muslim League meeting was held in Aligarh. Muslim League's meeting was held in Aligarh. Sir Aga Khan was elected the first president of Muslim League. Sir Aga Khan was elected the first president of Muslim League. मुस्लिम लीग के पहले सेक्रेटरी का नाम क्या था? फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम लीग. हाँ जी, मुस्लिम लीग के पहले सेक्रेटरी कौन थे? Major Hassan Bilgrami. Major Hassan Bilgrami. The first president was Sir Aga Khan and the first secretary was Major Hassan Bilgrami. आगा खान को पहला प्रेसिडेंट बना लिया और मेजर हसन बिलग्रामी क्या बन गए? पहले सेक्रेटरी. समझ आ गई बात? तो ये हमारे पास एक एस्टैब्लिशमेंट समझ लें आप, मुस्लिम लीग की एस्टैब्लिशमेंट जो अल्टीमेटली हो गई. ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं मुस्लिम लीग के? नोट करते हैं जी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग. बल्कि साथ ये भी लिख लें, अगर आप वो जहां पर लिखा है ना फर्स्ट सेक्रेटरी, अब वहीं पे साथ नीचे भी लिख दें कि सैयद अमीर अली वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग लंदन चैप्टर, ताकि वो कहानी याद आ जाएगी. सैयद अमीर अली
was appointed as the first president of Muslim League London chapter? Sayyid Amir Ali was appointed as the first president of Muslim League's London chapter, 1908. चैप्टर, लंदन चैप्टर का पहला प्रेसिडेंट कौन है जी? सैयद अमीर अली, 1908। ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाओ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग, पॉइंट नंबर 1, टू डेवलप द सेंटिमेंट्स ऑफ लॉयल्टी अमंग द मुस्लिम्स, to develop the sentiments of loyalty among the Muslims towards the British government, towards the British government, to develop the sentiments of loyalty among the Muslims towards the British government. Number 2, protection and promotion, protection and promotion of political rights of the Muslims of India. Protection and promotion of the political rights of the Muslims of India. Next, avoid hostility. Avoid hostility and promote cooperation. Promote cooperation. Avoid hostility and promote cooperation with other communities of India. Avoid hostilities and promote cooperation with other communities of India. समझ आ गई बात? ये इनके पास जो था वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो एग्जिस्ट करता था, लेकिन सरकार लाई करनी ये हुई कि 1911 के अंदर क्या हो गया? पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म हो गया। राइट, हेडिंग आखिरी डाल लीजिएगा, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। लो जी, बड़ी मुश्किल से सारा कुछ हुआ भी था, पावर भी मिल गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हो गया? खत्म हो गया 1911 में। इवन दो, ये आखिरी पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद ब्रेक ले लेते हैं 5-7 मिनट, उसके बाद वापस आते हैं। इवन दो, हाँ जी, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन बंगाल, 2 लाइनें लिख लें बस, काफी है यार। वो जब बंगाल वाला सवाल आएगा ना, उसमें डाल देना ना हेडिंग। अभी हम क्योंकि तारीख के साथ साथ चल रहे हैं, वो हम पहले लिख लेते हैं, फिर 206 पे वापस आ जाते, तो अभी जरा फ्लो में चल रहे हैं ना। इवन दो द मुस्लिम्स took keen steps to preserve the partition of Bengal, unfortunately the British surrendered. Unfortunately, the British surrendered in front of the Congress pressure. The British surrendered in front of the Congress pressure. Hence, in 1911, an event named Delhi Darbar, an event named Delhi Darbar occurred, where Delhi became the capital of India in place of Calcutta. Delhi became the capital of India in place of Calcutta. And partition of Bengal was over. Partition of Bengal was over. तारीख है 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911। समझ आ गई बात? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को
पार्टीशन बंगाल हुआ था 16 अक्टूबर को, और 12 दिसंबर 1911 को पार्टीशन बंगाल खत्म। समझ आ गई बात? ये हमारे पास आइडिया है। इसके दरमियान में एक मिनटो मॉरल रिफॉर्म्स का पॉइंट हमारे पास और एक टॉपिक रहता है, उसको हम करते हैं। तो ब्रेक ले लें 5-7 मिनट की। अगर आप लोगों ने कोई पेट पूजा या कोई और कम दूजा समझ आ गई, तो फिर वो आप सारे का सारा जो है वो कर लें, जो भी आपका काम शाम है। जारी बात है, बिजी आदमी हैं आप लोग, बिजी लोग हैं, जिंदगी में बहुत से जो है ना वो बोझ उठाए हुए हैं कंधों के ऊपर, तो तमाम जो है वो बोझ अपने जो है वो उतार लें जी। लॉर्ड मिंटो जिसको मिलने गए हैं, वो उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। हाँ हाँ, लॉर्ड हार्डिंग। ब्रेक ले लेते हैं यार 5 मिनट की, उसके बाद भी मिलते हैं इंशाल्लाह। सकूत ढाका 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था उसे कहते हैं जी हम सकूत ढाका। सर ये औकाफ बिल क्या था? इसका जिक्र भी शिमला डेपुटेशन में आता है। नहीं, औकाफ बिल का तो जिक्र नहीं आता। औकाफ वो जिक्र बाद में आता है, वो जब जिन्ना साहब जो थे वो बेसिकली मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बने थे 1909 में, तब आएगा। ये शिमला में नहीं आता। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग से पहले वाली हेडिंग रिपीट कर दें। ऑब्जेक्टिव मुस्लिम लीग से पहले वाली हेडिंग क्या थी हमारी? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जी। वो आएगा, वो 1909 में आएगा। भी आएगा भी, वो जिन्ना साहब के दौर में आया था। जिन्ना साहब ने पास कराया था ना वो। उसके अंदर बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों के कुछ कुछ केसेस थे। बेसिकली आपको पता है कॉन्सेप्ट ऑफ होता है गिफ्ट इस्लामिक लॉ में। तो अगर एक शख्स जो है वो अपनी जिंदगी में अपनी कोई प्रॉपर्टी अपने बच्चों को एज गिफ्ट दे के जाता है, जो कि मैक्सिमम 1/16 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1/16 से, तो 1/16 से ज्यादा गिफ्ट वो नहीं कर सकता। तो अगर कोई वो प्रॉपर्टी अपनी लाइफ में अपने बच्चों को गिफ्ट कर देता है, तो वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में डिवाइड नहीं होती। बात समझ आती? वो प्रॉपर्टी उसी की रहेगी, बाकी सारा कुछ इनहेरिटेंस में डिवाइड हो जाएगा। अब ये चीज गोरे को नहीं समझ आ रही थी कि गिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो उसमें सिचुएशन ये हुई थी कि समटाइम्स कोई इस तरह के केसेस आए थे गोरे के पास, ब्रिटिश कोर्ट्स के पास, जिसमें लोगों ने जनाब केस फाइल कर दिया कि जनाब ये जो मेरा भाई क्लेम कर रहा है कि इसको वालिद साहब ने प्रॉपर्टी गिफ्ट दी है, ये झूठ बोल रहा है। इनहेरिटेंस के अंदर तो जनाब सब कुछ इस तरह डिवाइड होगा, बराबर डिवाइड होगा, ये होगा वो होगा। तो गोरे को कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट का नहीं पता था। तो गोरा क्या करता था, वो इनहेरिटेंस के लॉज के मुताबिक जो है ना फिर फैसला कर दे, 50-50 डिवाइड कर देता था। तो जिन्ना साहब वाज ऑफ द ओपिनियन कि यार इस्लामिक लॉ के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट होता है। इसलिए जिन्ना साहब ने एक बिल पास करवाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कि जनाब जो मुस्लिम केसेस हैं जिनके अंदर कोई वक्फ का या जिसमें कोई गिफ्ट का, या वैसे वक्फ कर दिया आपने जमीन, मैंने मस्जिद के लिए वक्फ कर दी, समझ आ गई बात? वो आगे कह नहीं, ये मस्जिद के लिए वक्फ की है, ये भी प्रॉपर्टी डिवाइड होनी चाहिए। तो उसके लिए मुस्लिम जजेस को नॉमिनेट किया जाए ताकि उनको पता चले
कि कुछ जो जमीन वक्फ की जाती है या गिफ्ट की जाती है तो वो इनहेरिटेंस पे नहीं आती। तो ये बिल आया था बाद में, वो जिना साहब इंट्रोड्यूस, वो आता हूं जरा भी उसके ऊपर, अभी वो करते हैं उस पर डिस्कशन, क्योंकि वो अभी जिना साहब जब मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल बने ना, तब आया था जिना साहब के बाद, 1909 में। अच्छा जी सर, एमपीटी का थोड़ा सा बता दें काइंडली, क्या बताऊं एमपीटी का भाई? ठीक है जी, एमपीटी, एमपीटी ठीक है जनाब, उसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको? हाँ, एक टेस्ट, गुड यार, वेरी नाइस है। तो ये तो आपने अच्छा किया मुझे बताया कि एमपीटी होता है टेस्ट। Sir, in US history, ancient time to 1492, there are many civilizations and there is a very long history. Can you please suggest that how much we should cover the depth of this era, ancient times to 1492? ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है ना आपको यूएस हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि यूएस हिस्ट्री ज्यादातर तो स्टार्ट होती है 1492 के अंदर। ज्यादातर ऑब्वियसली उससे पुरानी हिस्ट्री तो है, लेकिन वो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, उसमें जाने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपने यूएस हिस्ट्री रखनी है तो ज्यादातर 1492 से आगे पढ़ना शुरू करें। 1492 से दुनिया कहती है जनाब, वो उसने जो है वो दरियाफ्त किया जनाब, कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। नहीं, अमेरिका उसने दरियाफ्त नहीं किया, जो लोग पहले ही वहां मौजूद थे उन्होंने पहले ही अमेरिका दरियाफ्त किया हुआ था। ठीक है, तो बस ये कहानी है सारी की सारी। हाँ, अब मजे की बात यह है कि दरियाफ्त तो कोलंबस ने किया था, लेकिन अमेरिका का नाम उसके ऊपर नहीं रखा गया था। राइट, एक सेलर था, अमेरिको वेस्पुची नाम था उसका। सो अमेरिको वेस्पुची के नाम के ऊपर अमेरिका नाम आया था, जो बाद में गया था, जो कि कोलंबस के बाद गया था वहां पर। वरना तो कोलंबस नाम होना चाहिए था ना उसका, अमेरिका का जिसने दरियाफ्त किया था उसको, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस बेसिकली बजाती तौर पे अगर बहैसियत एक इंसान देखें तो एक बहुत बड़ा लुटेरा था। राइट, एक बहुत बड़ा, आप ये समझ लें कि कातिल था, लोगों को लूट के अच्छा, विक्टर अपना क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका तो जा ही नहीं रहा था, वो तो बेसिकली चाइना ढूंढने के लिए निकला था। तो भाईजान पहुंच गए उधर, उधर क्या नाम है अमेरिका, उनको लगा भाईजान मैं चाइना आ गया हूँ। ठीक है जनाब, तो वो बाद में पता चला कि जनाब चाइना तो वो पहुंचे ही नहीं, रास्ते के अंदर कुछ और एक पड़ गया उनको सारा कुछ। बिकॉज ये एरिया जो है आपका मैप का, वो वाला इलाका 1492 से पहले तो आपको पता ही नहीं था कि जनाब यहाँ पे भी कुछ है। आपको लगता था जमीन सिर्फ इतनी ही है जितनी एशिया अफ्रीका वाली साइड पे ही है सारा कुछ, वो अमेरिका वाली साइड तो पता ही नहीं थी आपको 1492 से पहले। तो वो चीजें जो हैं वो बड़ी डिफरेंट थी। अच्छा जनाब, सर करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज कहां से प्रिपेयर करें? हमने 5000 एमसीक्यूज के नाम से एक बुक जो है वो पब्लिश की है। उसके अंदर जो है वो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज भी हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज भी हैं, इस्लामियात के भी हैं, जनरल साइंस के भी हैं, आपके पास प्रेसी के रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो भी हैं। तो वो बुक आप ले सकते हैं 5000 एमसीक्यूज की, उसमें करंट पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज भी हैं, हजार हजार एमसीक्यूज, तो मोर देन इनफ है आपको पढ़ने के लिए, वरना पास पेपर्स तो हैं ही हैं आपके पास। अच्छा जनाब, इंग्लिश प्रेस एसे प्रेसी के लिए तो नहीं यूज करना, लेकिन बाकी के लिए तो कर सकते हैं क्या? चैट जीपीटी, चैट जीपीटी किसी के लिए भी यूज ना करें ना यार, चैट जीपीटी को ना जाए, वो ना देखें ना बात। आप चैट जीपीटी के बारे में लिखना शुरू करेंगे ना, थोड़ा सा काहिल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत सी ऐसी बातें लिखता है। क्योंकि ऑब्वियसली देखे ना मेरी बात से, वो कोई इंसान तो है कोई नहीं, उसने डेटाबेस में से उठाना है और डेटाबेस में से उठा के आपको दे देना है। और डेटाबेस में से कुछ भी आ सकता है, कुछ फेक वेबसाइट्स भी होती हैं, कुछ फेक इंफॉर्मेशन भी होती है, कुछ फॉर एग्जांपल गलत इंफॉर्मेशन भी होती है जो आपके पास आ जाती है। तो वो थोड़ा मुश्किल है, वो आप जब तक यार आप अंदाजा लगा लें, जितनी बड़ी एडवांस चीज भी आप ले आए ना। वो उस दिन एक मेरा दोस्त था, वो पता नहीं भाईजान वो बड़ी सी गाड़ी लेके आया, जिंदगी में पहली दफा देखी मैंने, ये देखी इतनी बड़ी स्क्रीन है इसके ऊपर। मैं कहा अच्छा जी, रिवर्स किया, उसके नीचे लिखा आया कि जनाब टेक्नोलॉजी पे रिलाई ना करें, खुद जो है ना वो देखें। मैं कहा बहुत अच्छे भाई, ठीक है जनाब। मैं कहा इसका क्या फायदा है, अभी तो मैं कहा वो वही बात है ना, साढ़े देर रहना जागते रहना। ठीक है जनाब, तो मतलब ये क्या बात है, बस इतने बड़े तूने मैं कहा पैसे खर्चे हैं, उसके बाद तूने मैं कहा ऐसे ही मुड़ के पीछे गाड़ी मोड़नी है, तो फिर मैं कहा इसका क्या? वो कहता नहीं, उसको पता है कि मैं कोई फायदा नहीं। ठीक है, वो बोला हिसाब किताब, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, उसके बाद उन्होंने पकाया तो उन्होंने भी लिखा है कि भाईजान साढ़े देर रहना जागते रहना। ठीक है जनाब, टेक्नोलॉजी है ना, कभी भी मेल फंक्शन कर सकती है, कुछ भी हो गया जनाब, उन्होंने टेक्नोलॉजी ने कौन सा माफी मांग लेनी है। इस पे ऑटोमेटिक ब्रेक है, खुद ही लग जाती है, खुद ही लग जाती है इस पे ब्रेक। मैं कहा तो ज्यादा खतरनाक है।
ठीक है जनाब, तू ग्राम जा रहा हो, अचानक गाड़ी को सेंस हो के जनाब कुछ आगे आ गया है, धड़ाल ब्रेक लगाया, पीछे से धड़ाल बंदा मार तेरी गाड़ी के अंदर मारे ना भाई, कंट्रोल अपने हाथ में रहे तो ज्यादा बेहतर रहता है। बंदा 120 पे जा रहा हो ना, साथ वाली सीट पे बैठा हो, एमी औजार होता है, खुद 120 पे जा रहा हो, नॉर्मल बैठा होता है, अपने हाथ में कंट्रोल है ना, उसको पता है कि मैं कंट्रोल कर लूंगा, साथ वाले क्या भी तरह निकला होता है जो बैठा होता है। तो वो सिचुएशन है। तो खैर चैट जीपीटी की तरफ ना जाए, टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी आती है समटाइम्स जो कि काउंटर चेक करने वाली होती है, फर्दर काउंटर चेक करने वाली होती है। और दूसरी बात ये होती है कि यार उसमें ना डेटा सिमिलर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप लोगों को ना अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल थॉट जो है ना वो जाया हो जाती है, हम जो है ना वो काहिल होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जिस चीज फॉर एग्जाम्पल को मसला है ना, हम थोड़ा सा खुद सोचेंगे ना उसके ऊपर, खुद सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, दिमाग चलेगा तो दिमाग काम करेगा तो फायदा होगा। हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हमारे पास टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई ना, हम खुद सोचना बंद कर देते हैं, हम राइट अवे क्या करते हैं, उस पर डालते हैं, कहते हैं यार ठीक है आंसर आ गया, दैट्स इट। हमारी अपनी जो थॉट प्रोसेस है ना, हमारा अपना जो माइंड की डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, उससे काम खराब हो जाता है उससे। ठीक है जनाब, क्लियर होगी बाजी? आइए जी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी सर, once I put a quote and asked ChatGPT to give the name of the person who said this and the page got refreshed and I got new names every time। वो खुद सारी बात है ना, चैट जीपीटी भी बेवकूफ हुआ है तो उसको भी सारा कुछ है, बेचारे को नहीं समझ आ रही। टेक्नोलॉजी नहीं यार अभी आहिस्ता आहिस्ता एडवांस हो रही है, अभी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इसमें मजीद जिद्दत आएगी, नया नया एडिशन आएगा इसके अंदर, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो करते रहेंगे सारा कुछ। आए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। बाकी टॉपिक हम खुद करेंगे नहीं भाईजान, मैं करवाने लगा हूं आपको यार, एक मिनट जरा सब्र तो करो। आओ जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, करते हैं जी। हमारी डिस्कशन थी, आखिरी हमने पढ़ा अनलमेंट ऑफ पार्टीशन बंगाल। हेडिंग डालिएगा 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स या हेडिंग डालिएगा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 एक ही बात। ले जी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स के पास, अच्छा अब आपने नाम पढ़ा है, लिखा है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ये देखिए मिंटो मॉर्ले, इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स इसलिए कहते हैं, लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल, लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जिसकी 1906 की स्पीच थी ना कि हम सोच रहे हैं कि जो है वो एक्सपैंड कर दें, जो आपके पास जो है ना वो फ्रेंचाइज, वोटिंग की फ्रेंचाइज को एक्सपैंड करें थोड़ा सा। लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड मॉर्ले। गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड मिंटो। समझ आ गई? इन्होंने मिलकर फिर ये रूल्स फाइनल किए, नाम क्या कर देते हैं इसको, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, दूसरा नाम इसको दिया जाता है अपना इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। नोट कीजिएगा जी। पॉइंट नंबर 1 लिखें, द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स were passed by the British Parliament. Minto Morley reforms were passed by the British Parliament and introduced in India. And introduced in India after a long wait. After a long wait. समझ आ गई बात? Point number 2, through discussions in the British Parliament, through discussions in the British Parliament, the leaders supporting the Congress, the leaders supporting the Congress opposed the idea of separate electorates. Opposed the idea of separate electorates. Next, the bill was passed and after the approval
of King Edward VII, after the approval of King Edward VII, ये किंग एडवर्ड द सेवंथ फॉथ हुआ था 1911 में, ठीक है। उसकी जगह पे किंग जॉर्ज द फिफ्थ आया था, राइट। किंग एडवर्ड द सेवंथ की डेथ हुई थी, किंग जॉर्ज द फिफ्थ जो था वो बेसिकली फिर आया पावर के अंदर, जो कि बेसिकली तब मौजूद नहीं था, और उसकी भी ताजपोशी हुई थी किंग जॉर्ज द फिफ्थ की। सो किंग एडवर्ड द सेवंथ approved the bill and it was implemented in India. It was implemented in India. क्या क्या है इसके अंदर? पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा जी। The members of Indian Legislative Council were increased to 60. The members of Indian Legislative Council were increased to 60. Point number 2. Out of 60, 27 to be elected Indians and 33 to be nominated British. 27 to be elected Indians and 33 to be nominated British officials. 27 इंडियंस होंगे, 33 ब्रिटिश ऑफिशियल्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ 27 इलेक्टेड, 6 seats were reserved for the Muslims of India. Out of 27, 6 seats were reserved for the Muslims of India. भाईजान लैंडस्लाइड चेंज, मुसलमानों को इवन दो 6 सीटें मिली है, लेकिन भाईजान बात यह है कि ब्रिटिश ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मुसलमानों के बगैर या इनकी पार्लियामेंट में आए बगैर ब्रिटिश नहीं चल सकते। इवन दो सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, लेकिन भाईजान याद रखें बाकी 21 जनरल सीटें हैं, जनरल सीटें हैं बाकी 21, उस पर भी मुसलमान इलेक्शन लड़ सकता है, अगर जीत गया तो गुड, राइट। बाकी 21 नॉन मुस्लिम्स की सीटें नहीं है, वो मुसलमान भी हैं उसके अंदर, एवरीवन के लिए हैं 21 सीटें, जनरल हैं। समझ आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए। पॉइंट नंबर 3 लिखेगा जी, पॉइंट नंबर 3 या 4 जो भी लिख लें, लिखें। द गवर्नर जनरल was allowed to appoint one Indian member. Governor General was allowed to appoint one Indian member as part of his executive council. As part of his executive council. याद आपको मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1909 तक कभी कोई इंडियन नहीं आया था। 1909 में अब पहली दफा गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से किसी भी एक इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर नॉमिनेट कर सकता है 1 साल के लिए, राइट, फॉर 1 ईयर। नोट कीजिएगा जी, दिस इंडियन मेंबर लिखें, दिस इंडियन मेंबर, हाँ जी, दिस इंडियन मेंबर of the executive council to be nominated for 1 year. This Indian member of the executive council to be nominated for 1 year. 1 साल के लिए आएगा भाईजान वो बंदा, 1 साल के बाद कोई नया बंदा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन सी? सादी जुबान में जिसको हम कैबिनेट कह रहे थे ना। 1861 के अंदर आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल आई थी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पोर्टफोलियो आया था, क्योंकि 1858 में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी कब थी? 1858 में, लेकिन विदाउट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो नहीं था, बंदे कितने? 5। 1909 तक
ऑल ब्रिटिश ही रहे हैं, ऑल ब्रिटिश, कभी इंडियन नहीं आया, यानी कैबिनेट का मेंबर इंडियन कभी नहीं बना। 1909 में आके एक इंडियन को आप नॉमिनेट कर सकता था गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से, वो भी सिर्फ 1 ईयर के लिए। समझ आ गई बात? इवन दो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है, राइट, आपके पास, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे फ्यूचर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ता ही गया, आहिस्ता आहिस्ता मजीद ऐड होते गए, मजीद ऐड होते गए, ऐड होते गए। एक एग्जाम्पल सेट होने की देर होती है, उसके बाद मजीद चीजें ऐड होती रहती है। अब 1919 में आ जाएंगे ना जब हम 1919 में, तो 1919 के अंदर 8 मेंबर्स टोटल हो गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उसमें से 3 इंडियन हो गए। 1909 में तो 1 इंडियन था ना, 1919 में 3 इंडियन हो गए। इस तरह बढ़ता गया सिस्टम बढ़ता गया, बस एग्जाम्पल सेट होने की देर होती है एक दफा। तो इसको बहुत बड़ा चेंज जो है वो हम 1909 के मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स को मानते हैं। क्लियर होगी बाजी? आइडिया क्लियर हो गया? लो जी, 6 जो अच्छा, अब मैं यहां पे आपको थोड़ा टेक्निकल सी बात समझा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी चीज क्लियर हो जाए। अभी आपको मैंने बताया कि 27 सीट्स जो हैं टोटल इंडिया की होंगी, 33 सीट्स किसकी होंगी? ब्रिटिश। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो नॉमिनेट होंगे, इंडियन सारे के सारे इलेक्ट होंगे। उन 27 में से 6 सीटें किसकी हैं? मुसलमानों की, मुस्लिम लीग की नहीं, मुस्लिम्स की। ये मुस्लिम कांग्रेस से भी हो सकती, मेरी बात समझ आ रही है? वो रिजर्व सीट मुस्लिम्स की है, मुस्लिम लीग की नहीं है। जिनाह साहब इन्हीं 6 सीट्स, रिजर्व सीट्स में से एक सीट के ऊपर मेंबर बने थे कांग्रेस की टिकट पे। समझ आ गई? जिनाह साहब बिकेम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द कांग्रेस टिकट। तो ये 6 जो रिजर्व सीट्स हैं, ये याद रखना है आपने, ये मुसलमानों की रिजर्व सीट्स हैं। वो मुसलमान कहां जहां से भी हो, कांग्रेस से हो, मुस्लिम लीग से हो, आजाद हो, जहां से मर्जी इलेक्शन लड़े हो, जरूरी नहीं है कि मुस्लिम लीग से होगा। मेरी बात फॉलो हो रही है? जिनाह साहब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने हैं, लेकिन कांग्रेस की टिकट पे मेंबर बने हैं, मुस्लिम लीग की टिकट पे नहीं, क्योंकि 1909 में तो जिनाह साहब मुस्लिम लीग में थे ही नहीं। ये तो 1913 में मेंबर बने मुस्लिम लीग के। तो फिर अगर 1913 में मेंबर बने मुस्लिम लीग के अल्टीमेटली, तो फिर 1909 में वो किसकी टिकट पे जीते होंगे? कांग्रेस की। तो हमें आज तक यही लगता रहा है शायद फॉर एग्जांपल जिनाह साहब मेंबर बने तो मुस्लिम लीग की टिकट पे बने होंगे। नहीं भाई, मुस्लिम लीग की टिकट पे नहीं बने। सो ये चीजें अंडरस्टैंड करने वाली कुछ चीजें होती हैं जो बाय डिफॉल्ट तारीख में एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से समझी जाती है। हमारे दौर, ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिसमें बहुत से दारुल उलूम देवबंद की बात कर रहे हैं, नदरतुल उलमा की बात कर लें, राइट, ये सारे के सारे लोग जो थे ये बेसिकली खिलाफ थे किसके बनने के, या आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ अंग्रेजी के खिलाफ। ये इंग्लिश लैंग्वेज के खिलाफ हुआ करते थे। ये बिकॉज ये लोग समझते थे कि अंग्रेजी लैंग्वेज अगर आप सीखेंगे तो उसका मतलब यह है कि शायद आप दीन से दूर हो जाएंगे। इसलिए जनाब सर सैयद अहमद खान के ऊपर भी फतवे लगे हुए थे। सर सैयद अहमद खान के ऊपर तो पता नहीं आप लोगों ने किस तरह तारीख पढ़ी है, मैंने तो एक अजीब सी तारीख पढ़ी है, जिसमें मुझे याद है कि हमारे उस्ताद साहब हमें पढ़ाया करते थे कि सर सैयद जो थे ना, मुझे बाद में पता चला कि हमारे जो टीचर थे उनका ताल्लुक भी किसी जो था वो स्कूल ऑफ थॉट से था। तो उन्होंने कहा कि जो सैयद थे वो बेसिकली देखे ना, उन्होंने दाढ़ी रखी थी जी, बिल्कुल दाढ़ी रखी थी। वो दाढ़ी उनकी असली नहीं थी बेटे, उनकी दाढ़ी असली नहीं थी। उनके ना बेसिकली यहाँ पे गोइटर हुआ था गले में, सो पंजाबी में कहते हैं गिलट, यहाँ पे बड़ा सा ना बन जाता है, उसको छुपाने के लिए उन्होंने दाढ़ी रखी। अच्छा, मैं उस समय क्या पता, मैं ठीक है इस तरह नहीं होता होगा, ठीक है जनाब। उस दौर के अंदर ना उस्ताद से सवाल करते वैसे बंदा डर लगता था बंदे को, अगला बंदा ऐसे कि मतलब अजीब लगता था, बंदे ऐसे डर लगता था उससे। इवन तो बेचारों ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मतलब ऐनी एक बंदे को ना हिचकिचाहट होती थी थोड़ी सी, आजकल के स्टूडेंट को नहीं होती। ठीक, तो मैं जनरली डिस्कशन, ओहो भाई मेरे, मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, जनरली बात कर रहा हूं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बाकी जो है वो डिस्कशन के साथ। खैर, तो बाद में ये कर रहा था कि जो है सर सैयद के बारे में ये ऑब्जर्वेशन थी कि सर सैयद जो थे वो बेसिकली प्रो ब्रिटिश थे, या सर सैयद, आप प्रो ब्रिटिश को छोड़ें, आप समझे कि वो उनको बिलीव किया जाता था वो एंटी मुस्लिम थे। And there's there are two things. One is being pro-British and one is being anti-Muslim. तो ये अज्यूम ये किया जाता था कि शायद वो जो थे ना, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट उनका था, वो एग्जिस्ट करता था। लेकिन आप भाईजान कभी सर सैयद की तारीख निकाल कर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि सर सैयद ने जिंदगी में वो काम भी किए जो शायद सर सैयद के करने वाले भी नहीं थे, वो करने वाले किसी और के थे, लेकिन किए किसने? सर सैयद ने। 1867 की उर्दू की कंट्रोवर्सी तो हो चुकी थी,
सर सैयद के का थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका हुआ है। वो अल्लाह की करनी ये हुई कि 1861 के अंदर 1861 के अंदर एक किताब पब्लिश हुई इंग्लैंड में। किताब का नाम था द लाइफ ऑफ मोहम्मद। किताब का नाम क्या था? लाइफ ऑफ मोहम्मद। राइटर का नाम क्या था? विलियम म्योर। विलियम म्योर, MUIR, विलियम म्योर। किताब का नाम लाइफ ऑफ मोहम्मद, राइटर का नाम विलियम म्योर। बड़ी ही गुस्ताखाना किताब थी। उस शख्स ने अल्लाह के आखिरी नबी की जिंदगी के अंदर बहुत से वाकयात ऐसे थे कि जिसको उसने झुठलाने की कोशिश की, क्योंकि वो कहता था कि ये हमारी अकल और हमारी सोच से बालातर है, इसलिए ये वाकयात क्या हैं, गलत है। समझ आ गई? अब वो परेशानी ये थी कि किताब थी अंग्रेजी में, आधे यहां पे हिंदुस्तान के लोगों को समझ ही नहीं आई कि किताब क्या है। समझ आ गई बात? और सर सैयद को वो समझ आ गई कि किताब क्या है और किताब में क्या क्या बातें लिखी हैं। और जब सर सैयद ने बेसिकली लोगों को बताया कि भाईजान इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है, तो रादर देन के उस किताब का काउंटर लिखा जाता, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया जो हमारे लोग करते हैं, अच्छा भाई दूर हो जाओ इस किताब से, ये किताब नहीं पढ़नी। नो 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 नो, किताब नहीं पढ़नी। ओ भाई मेरे, ठीक है किताब नहीं पढ़नी, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको थोड़ा बहुत अक्ल दी हुई है, तो आप एक काम करें ना, इस किताब का काउंटर लिखें। आप ये साबित करेंगे ये झूठ कैसे बोल रहा है, रादर देन कि आप लोगों को ओए करीब नहीं जाना इसके। हमारी आदत है ना, नहीं 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 दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, गंदी चीज है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना भाई। रादर देन के आप उसका काउंटर लिखें कि ये गलत कैसे है। हम उस इंटेलेक्चुअल चीज को हम क्या करें, अल्टीमेटली खुद ऐड करने के बजाय, काउंटर लिखने के बजाय लोगों को उससे मना करना शुरू करें। वो आपको लतीफा सुनाया ना, वो एक मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया ईशा की नमाज के बाद कि अल्लाह घर की जो खिदमत करेगा अल्लाह जन्नत देगा। और सवेरे सवेरे नाज़िम साहब ने झाड़ू फेर रहे हैं फजर की नमाज के बाद। जनाब मौलवी साहब, नाज़िम साहब आप झाड़ू फेर रहे हैं? हाँ जी, अल्लाह के आपने कहा नहीं था ईशा की नमाज के बाद अल्लाह घर की खिदमत करेगा तो जन्नत देगा? हाँ जी, तो मैं बस अल्लाह घर की खिदमत कर रहा हूं। उन्होंने कहा नाज़िम साहब अगर आपने भी झाड़ू फेर की खिदमत करनी है तो फिर हम गरीब क्या करें? ठीक है जनाब, आपके पास पावर है, आप मस्जिद की जो है वो लाइटें ठीक करा दें, आप मस्जिद के पंखे ठीक करा दें, आप मस्जिद की टूटियां ठीक करा दें। आपने भी खिदमत झाड़ू फेर की करनी है अगर, तो फिर हम कैसे खिदमत करें? हम दोबारा झाड़ू फेर दें? वो तो ऑलरेडी फिर है झाड़ू। तो भाई अगर आपको अल्लाह ताला ने पावर दी है, सोच दी है, थॉट दी है, तो आप उसका काउंटर लिखें, रादर देन कि आप लोगों को ये कहो दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ। अब लिखा किसने काउंटर उसका? सर सैयद। खुतबात अहमदिया किताब लिखी, आज भी उर्दू जुबान में ट्रांसलेटेड अवेलेबल, उर्दू बाजार में खरीद सकते हैं आप जाकर। उन्होंने क्या किया है, खुतबात अहमदिया में उन्होंने क्या किया है, एक एक पैराग्राफ उठाया उसका, विलियम म्योर की किताब का, और उसको काउंटर लिखना शुरू किया उसका कि ये झूठ कैसे है, ये झूठ कैसे है, ये झूठ कैसे। रादर देन के ये कहा, देखें पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, सर सैयद अहमद खान ने उस शख्स का जो विलियम म्योर की किताब का काउंटर लिखा है इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर, रिलीजियस लेवल पे नहीं। देखें पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, अगर कोई आपसे ये पूछे ना नमाज की अहमियत क्या है, और वो आपके दीन को फॉलो नहीं करता, आप उसको दीन से मिसालें देना शुरू करेंगे, यार भाई मैं आपके दीन को फॉलो ही नहीं करता, तो आप मुझे दीन से मिसालें क्यों दे रहे हैं? मुझे फिर अकली मिसाल दें ना, मुझे अकल से समझाएं किसका फायदा क्या है। मैं तो तुम्हारे दीन को मानता ही नहीं, तो फिर आपको उसके लेवल पर जाकर उसके अकल के मुताबिक उसको आपको क्या समझाना पड़ेगा कि भाई इसका फायदा क्या है। अब विलियम म्योर तो वैसे ही गुस्ताखाना किताब लिख रहा है, अब उसको जवाब देने के लिए अगर आप इस्लाम में से मिसालें निकालेंगे, वो कहेगा भाईजान मैं तो वैसे नहीं मानता, तो फिर उसके लिए मिसाल क्या देनी पड़नी थी? अकली। बात समझ आ रही? अकली मिसाल देनी पड़नी थी, रादर देन कि आप मिसाल किससे, मजहब से निकालते। और जैसा सैयद ने ये काम कर रहे हैं, आप वो किताब निकालें, आप उसको अंडरस्टैंड करें, तो उसमें आपको समझ आएगी चीजों के बारे में। बहुत सी अकली बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो आपको समझ आएंगी। एग्जाम्पल दे देता हूं बहुत, अब वो किताब पढ़े ना आपके पास है, वो मेरे पास किताब पढ़ी हुई, अगर आप जरूरत पड़ी मैं आपको दे दूंगा, आप वो फोटोकॉपी करा लेना या वैसे करा लेना, वैसे अच्छी चीज है, बाय करें अपने पास रखें, बहुत ही इंटेलेक्चुअली साउंड बुक है। उसमें ना एक पैराग्राफ ऐसा था कि जिसमें ना विलियम म्योर कहता था कि मिराज नहीं हुआ, मिराज के वाक्य को उसने झुठला दिया। उसने कहा जी मिराज का वाक्य नहीं हुआ, ये कैसा वाक्य है कि जनाब वो मिराज हुआ, वाक्य हुआ, वापस आके उन्होंने जनाब अपनी बीवी को बताया, बीवी ने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी ने तो एक्सेप्ट करना ही था, ठीक है जनाब। नंबर 2, उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया, अब उनके बेस्ट फ्रेंड ने, वो करने भी एक्सेप्ट कर लिया, लो जी ये क्या वाक्य हुआ, इसकी कोई दलील तो है कोई नहीं।
राइट नहीं, यानी कॉन्सेप्ट वो तो बेसिकली उसने सारी किताबों के अंदर ना, अपनी पूरी किताब में मोजात या मिरेकल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको उसने बिल्कुल ही डिनाई किया। उसने कहा मोजा होता ही कोई नहीं है, मिरेकल्स का कॉन्सेप्ट दीन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, और इस्लाम जो झूठ बोल रहा है इस मामले के ऊपर। अब सर सैयद उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत एनालिसिस देते हैं। सर सैयद जो है ना उसका पैराग्राफ उठाते हैं और सर सैयद उसके नीचे लिखते हैं, उर्दू में ट्रांसलेटेड भी है। वो कहते हैं कि विलियम म्योर को खिताब करके कहते हैं, देखें पॉइंट ये है कि हर जो दीन होता है ना, हर दीन मजहब, उसके अंदर कोई ना कोई मोजा एग्जिस्ट करता है। लेकिन कभी कभार हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक आपके पास जो है ना वो नबी को एक मौजा दिया गया और दूसरे को वो मौजा नहीं दिया गया, इसका मतलब है कि वो नबी क्या बड़ा है, नहीं बड़ा, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हजरत मूसा कोहे तूर पे जाके अल्लाह से बात करते चले, अल्लाह के आखिरी नबी ने नहीं की, इसका क्या मतलब हजरत मूसा ज्यादा बड़े नहीं, क्योंकि उनका वो सर्टेन मौजा था। राइट, वो कोहे तूर पे जाके बात करते थे, ये डायरेक्ट जाके बात कर रहे। हजरत ईसा जो थे वो अल्लाह के नाम से जो है वो फूक मारते थे, जिंदा कर देते थे, ये इनके पास नहीं था मौजा अल्लाह के आखिरी नबी के पास। इसका मतलब है कि वो ज्यादा बड़ा मौजा है। भाई हर नबी को कोई ना कोई एक मौजा दिया गया है या दो मौजा दिए गए हैं। हजरत मूसा ने जनाब असा फेंका और वो अल्लाह बन गया, ये अल्लाह के आखिरी नबी के पास मौजा नहीं था, तो क्या मतलब हुआ कि वो ज्यादा बड़ा, वो नबी ज्यादा बड़े थे। तो वो उसने कहा कि यार हर मजहब के अंदर कोई ना कोई एक मौजा, एक मिरेकल ऐसा होता है एट द एंड ऑफ द डे, जो आपके थॉट प्रोसेस से बहुत ऊपर का होता है, वो आपको नहीं समझ आता। लेकिन उसने क्या करना, मोजों को, मैं आगे सर सैयद लिखते हैं कि अगर मैं मोजे को निकाल भी दूं ना दीन में से, तो दीन तो वही का वही है। यानी इस्लाम का दीन तब साबित नहीं होगा जब आप ये साबित करेंगे कि मिराज हुआ। अगर हम फॉर द सेक ऑफ डिबेट एक सेकंड के लिए मान भी लें कि मिराज नहीं हुआ, तो सरकार इस्लाम का तो दीन का होना तो वहीं का वहीं साबित है। मतलब आप मुझे यह साबित करो कि मिराज साबित ना होने से इस्लाम के दीन ना होने पे कुछ फर्क पड़ रहा है। यानी अगर मैं ये कहूं कि मिराज नहीं हुआ तो इस्लाम तो वैसे का वैसा, फिर भी दीन वहीं का वहीं मौजूद। लेकिन उसने सबसे खूबसूरत बात जो सर सैयद ने लिखी, उन्होंने कहा यार मेरी बात सुनो, तुम विलियम म्योर जिस रिलीजन को फॉलो करते हो ना, जिसको हम क्रिश्चियनिटी कहते हैं, तुम्हारा जो मजहब है वो एक मिरेकल के ऊपर खड़ा है, और वो मिरेकल ये है कि हजरत ईसा जो है वो अल्लाह के बेटे हैं। यानी तुम्हारा मजहब का जो बेस है वो एक मिरेकल है, मेरे मजहब की बेस मिरेकल नहीं है। यानी अगर मैं मिराज को निकाल भी दूं ना दरमियान से, तो मेरा मजहब वहीं का वहीं स्टैंड करेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारे इस रिलीजन के इस मिरेकल को हिला दूं ना कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, तो कहा तुम्हारा रिलीजन धड़म से नीचे गिर जाएगा। तुम्हारा रिलीजन डिपेंड कर रहा है मिरेकल पे, मेरा नहीं कर रहा। तो इसलिए अगर तुम ये कह रहे हो ना कि मिराज नहीं हुआ, तो फॉर द सेक ऑफ डिबेट अगर मैं मान भी लूंगा मिराज नहीं हुआ, तो इस्लाम तो वहीं का वहीं। लो जी, अब किताब लिखी है, समझाने के लिए तरीकाकार होता है। लो जी जनाब, हिंदुस्तान के दौरे पड़ गया जनाब, सर सैयद अहमद खान ने मिराज का इनकार कर दिया, सर सैयद अहमद खान ने क्या मिराज नहीं हुई। इंसान की जितनी थॉट प्रोसेस होता है, इंसान का जितना दिमाग होता है ना, इंसान बस उतना ही सोच सकता है। क्या आपने किताब में नहीं लिखा कि अगर हम मान लें मिराज नहीं हुआ, तुमने क्यों लिखा ये? उन्होंने कहा भाई मेरे और जाहलो, उसको समझाने के लिए मैं ये बात कर रहा हूं, उसका ये मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मिराज नहीं हुआ। समझ आ गई बात? नहीं जी, उसने मिराज का इनकार कर दिया, उसने जनाब गज़वा बदर के अंदर जनाब फरिश्तों का इनकार कर दिया। जिस तरह उन्होंने लिखा कि जनाब गज़वा बदर में फरिश्ते नहीं आए, बड़ा खूबसूरत एनालिसिस दिया उन्होंने। उनका यार ये क्या बात, ये कोई बात करने वाली, गज़वा बदर में फरिश्ते नहीं आए। उनका चलो मान लिया नहीं आए, फिर कौन जीता? क्या तुम अगर ये साबित कर दो कि फरिश्ते नहीं आए तो क्या रिजल्ट बदल जाएगा? तो जाहिल है या किएगा यार। मतलब अगर मैं ये मान लूं तुम्हारी बात कि बदर में फरिश्ते नहीं आए, तो क्या रिजल्ट चेंज हो गया? मुसलमान हार गए बदर में, वो जीते हैं यार। तो अगर मैं मान भी लूं फॉर द सेक ऑफ डिबेट कि नहीं आए फरिश्ते, लो जी आपने फरिश्तों का भी इनकार कर दिया। ओए, तो कहने का मकसद है कि इंसान की ना कोई एक थॉट होती है। मैं एग्जांपल देता हूं यार, बदर में जो फरिश्ते, आप जो बदर में जो कैदी बनाए गए थे, उनको क्या उनको कहा नहीं गया था कि आप मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाने के बदले में जनाब आप क्या कर लें, आजादी हासिल कर लें? तो उन्होंने कुरान पढ़ाना था। तो भाई दुनियावी तालीम ही देनी थी ना। तो कुरान पढ़ाने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन शख्स नहीं मौजूद था, तो उसने नहीं कुरान पढ़ाना था, दुनियावी तालीम देनी थी ना। तो जितने मौलवी कहते नहीं दुनियावी तालीम नहीं देनी, तो आप उनसे पूछे यार गज़वा बदर में जो मौका दिया गया था उनको पढ़ाने का, वो क्या पढ़ाने का मौका दिया गया था? अलिफ लाम मीम। और भाई उनको दुनियावी तालीम के लिए कहा गया था ना कि तुम दुनियावी तालीम हमारे बच्चों को दे दो, उसके बदले तुम रिहाई ले लो। नहीं, ये दुनियावी तालीम नहीं देनी। तो भाई जितनी मिसालें आप दे रहे हैं, तो आप उनको क्या साबित कर दें मुझे आपके क्या करते हैं।
वो मैं एक दिन, वो स्टूडेंट था हमारे साथ, लड़ाई हो गई उसकी ना जनाब, 2-3 स्टूडेंट क्लास में लड़ाई हो गई। किस बात पे लड़ाई हो गई? रफुल दैन पे। एक ने को सवाल किया, दूसरे ने, अब होता थोड़े से इमोशनल होते, नहीं 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 रफुल दैन होना चाहिए। उसने कहा यार, उसने कहा नहीं मेरे पास हदीस है, नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास है, होनी चाहिए। और मैं कहा यार मेरी बात सुनो, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो भाई, बाहर जाके। ठीक है, मैंने ना, मुझे याद है उनको मैंने कहा, मैं कहा मेरी बात सुनो, समझो, अंडरस्टैंड करते हैं, हम लड़ाई इस बात को छोड़ देते हैं कि रफुल दैन करना या नहीं करना। हम ऐसा करते हैं, खुतबा हजतुल विदा निकाल लेते हैं। खुतबा हजतुल विदा में जब अल्लाह के आखिरी नबी कह रहे हैं कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, खुतबा दिया, मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, तो दीन का खुलासा दिया उधर। उस खुलासे में खवातीन के राइट्स पे बात भी की, सब पे बात की, वहां पे नमाज भी पढ़ाई। तारीख निकालने आप बताएं, उसके अंदर खुतबा हजतुल विदा में अल्लाह के आखिरी नबी ने नमाज पढ़ाते वक्त रफ़ा दैन किए थे, नहीं किए थे? अगर कर लिए थे तो सारी उम्मत कर ले, नहीं किए तो ना करे। जब दीन का खुलासा कर दिया, कंक्लूड कर दिया सारा कुछ, तो आप साबित कर रहे हैं कि रफुल दैन के लिए हदीस है, दूसरे कह रहे हैं नहीं है, दोनों ठीक है। तो जब आप एंड पे जाके कहेंगे जनाब ये खुलासा कर दिया, जनाब उन्होंने कुछ नमाज पढ़ाई ना वहां पे, तो निकाल लें। अल्लाह के आखिरी नबी ने अपनी जिंदगी के अंदर आखिरी नमाज जो पढ़ाई है, उसमें बता दें रफुल दैन हुआ कि नहीं हुआ, आप निकाल लें। उन्होंने कहा जी अब दीन मुकम्मल हो गया था। जब दीन मुकम्मल किया तो उन्होंने तो सरकार फिर क्या किया था, कुछ ना कुछ तो तरीका इस्तेमाल किया होगा आपके पास नमाज पढ़ने के अंदर, वो इंप्लीमेंट कर। लेकिन नहीं, लड़ाई करनी बस, हमारी लड़ाई चलनी बस इस मामले के ऊपर। हमारे मामले में प्रॉब्लम ये होता है, जिसना हमेशा एग्जांपल होती थी, ये ईद वाले दिन दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसमें 2 ईदें हो रही थी। ठीक है जनाब, इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन था यार। आप, वो मौलवी साहब जो थी ना हमारे, क्या मुफ्ती मुनीब साहब, वो कराची में बैठ के चांद देखते थे, मुफ्ती पोपल साहब इधर पेशावर में बैठते थे। बंदा कह इनको इकट्ठे बिठा दो, मुफ्ती मुनीब साहब आप भी पेशावर में आके बैठे, पोपल साहब आपको कहां नजर आया चांद, ये मुझे भी दिखाएं, आगे नजर, आगे नजर, इकट्ठी ईद कर लो। नहीं मैंने तो देखना है कराची में चांद, नहीं मैंने तो पेशावर में ही चांद देखना है। मसले को हल करना होता है ना, मसले को हल करने का तरीका इकट्ठे बिठा लो, यार भाई तूने कहां देखा चांद, मुझे भी दिखा। हाँ भाई हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम जी, ईद हो गई। लेकिन मसले को नहीं हल करना, बस अपनी पॉलिटिक्स करनी, पॉलिटिक्स में लगे रहना अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। या इकट्ठे बैठ जाओ यार, उसके भाई तूने कहां देखा, मुझे भी दिखा दे, जहां तुझे नजर आ रहा है मैं भी देख लेता हूं। मसले को हल करो ना यार, मसले को हल करके इकट्ठे बैठो। लेकिन नहीं, बस वो एक बस दिमाग है और वो बैठे हैं, पैसे ले रहे हैं, खा रहे हैं, मौजें लगी हैं जनाब, वो उस पर फतवे लगा रहा है, वो उस पर फतवे लगा रहा है, चिपड़े पड़नी बहुत ज्यादा एंड पे, और वाह वाही पढ़नी इंशाअल्लाह। ऐसे ही है, मैं भी इस तरह ही कर रहा हूं। देखिए बड़ी मुश्किल कोशिश कर रहा हूं कि मैं पाकिस्तान की तरफ जाऊं, ठीक है, पूरी कोशिश है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी 37 साल और है, अभी 1909 में हम हैं, ठीक है जनाब, अभी 37 साल हमें और लगने हैं टोटल। ये कोशिश मेरी पूरी है कि हम बन जाए आगे। 1909 मिंटो मॉरल रिफॉर्म्स समझ आ गई, आइडिया क्लियर हो गया। तो इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर जब 1909 में मिंटो मॉरल रिफॉर्म्स आ गए, आप लोगों को मैंने बताया कि जनाब साहब भी उस पर आ गए, इलेक्ट हो गए। एक सवाल ऑनलाइन भी किसी ने पूछा हुआ था कि ये औकाफ बिल क्या था, अभी आप भी पूछ रहे थे औकाफ बिल के बारे में। औकाफ बिल बेसिकली ना जिना साहब ने प्रेजेंट किया था। वो औकाफ बिल ये था बेसिकली कि अभी मैं डिस्कशन बेस कर भी रहा था कि इस्लाम के अंदर ना, इस्लामिक लॉज के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नॉन मुस्लिम लोग शायद नहीं समझ पाते। फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वक्फ का और एक कॉन्सेप्ट होता है गिफ्ट का। यानी अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है तो मैं प्रॉपर्टी का 1/16 हिस्सा जो है वो वक्फ भी कर सकता हूं, कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी का 1/16 हिस्सा जो है वो वक्फ कर दिया अपनी मर्जी से, राइट। मैं कर सकता हूं, उसके ज्यादा भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने कर दिया। इमेजिन करें कि मैंने कहा कि जनाब मेरे पास 20 कनाल जमीन है, उसमें से 2 कनाल मैंने वक्फ कर दी कि यार यहां पे मदरसा बना दो, डन। अच्छा जी, 2 कनाल जमीन मैंने जनाब अपने अपना बच्चों में से किसी को एक को दे दी कि तू भाई 2 कनाल रख ले। 2 कनाल वक्फ हो गई, 2 कनाल गिफ्ट हो गई, कितनी बची? 16। अब ये 16 डिवाइड होगी इनहेरिटेंस, क्योंकि 2 वक्फ में चली गई है और 2 गिफ्ट में, 20 नहीं डिवाइड होगी। अब कुछ जो आपके पास नॉन मुस्लिम जजेस थे, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था वक्फ का और गिफ्ट का। और 1-2 केसेस इस तरह के आए थे कि जिसके अंदर जनाब एक बंदे ने केस कर दिया कि जनाब 20 कनाल जमीन को 20 कनाल डिवाइड होगा, 2 कनाल जो वक्फ हुई है और 2 कनाल जो गिफ्ट हुई है वो भी शामिल करके आप डिवाइड करेंगे। तो ये नॉन मुस्लिम जजेस को समझ नहीं आ रही थी वक्फ का और जो है ना गिफ्ट का कॉन्सेप्ट। तो जिन्ना साहब ने एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया था ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कि जनाब एक काम करें, आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को कहें कि अगर कोई इस्लामिक लॉ के रिलेटेड कोई केस आएगा तो उसको इस्लामिक जज ही या मुस्लिम जज ही देखेगा।
वो इसलिए देखेगा क्योंकि समटाइम्स कुछ ऐसे लॉज हैं इस्लामिक जो नॉन मुस्लिम को समझ नहीं आ रहे, इससे हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो औकाफ बिल जो जिन्ना साहब ने प्रेजेंट किया था वो बेसिकली इस काम के लिए था कि अगर कोई चीज वक्फ कर दी जाए प्रॉपर्टी, या कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी जाए, तो उस केस में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए जो केस है वो कौन डील करेगा? एक मुस्लिम जज। समझ आ गई बात? जब ये जिन्ना साहब ने इंट्रोड्यूस किया ना तो जिन्ना साहब की बड़ी बल्ले बल्ले हुई इंडियन पॉलिटिक्स में कि यार एक मुसलमान लीडर है वो ये काम कर रहा है, राइट? मुस्लिम लीग वालों को भी पता चला कि यार एक मुसलमान लीडर है, यंग बंदा आदमी है, नया नया बैरिस्टर बन के आया बाहर से, है तो वकील वो, लेकिन ये है कि वो बड़ा इन है आजकल पॉलिटिक्स के अंदर। उसने अभी ये औकाफ बिल भी पास करवाया है और वो जनाब कांग्रेस की टिकट के ऊपर आया हुआ है, और जिन्ना साहब तो कांग्रेस का मेंबर हुआ करते, राइट? वो अल्लाह की करनी हुई 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म हो गया, और तब मुसलमानों को रियलाइज हुआ कि यार वो जो बंदा था ना मुसलमान जिसने औकाफ बिल प्रेजेंट किया था और कांग्रेस का मेंबर था, उसके पास चलते हैं, उसे कहते हैं कि यार हमारी क्या करा दे, दोस्ती करा दे इनसे। तो जिन्ना साहब का आप ये समझ ली कि मशहूर जो हुए थे जिन्ना साहब वो इस बिल की वजह से हुए थे, जब जिन्ना साहब ने वो बिल पास करवाया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। समझ आ गई बात? हेडिंग डालिएगा जरा, लखनऊ पैक्ट 1916, 1916। लखनऊ पैक्ट सर, बाय नाउ वाज द डिसीजन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बाइंडिंग ऑन गवर्नर जनरल? नहीं, अभी भी कोई बाइंडिंग नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है, अभी आगे आएगा 1919 में, मैं बताऊंगा उसमें क्या हुआ था। समझ आ गई बात? आगे जी, अंडरस्टैंड करते हैं। 1916 जी, लखनऊ पैक्ट, जिन्ना साहब के पास ये पहुंच गए सारे के सारे 1913 में। जिन्ना साहब को जाके कहा है कि जिन्ना साहब ये हमारा मसला मसाइल है, आपको पता है सेपरेट इलेक्टोरेट हैं वो भी खत्म हो गए, तो मेरा हमारा और आपका जीतना जो है जरा मुश्किल हो जाएगा। आपको भी याद है 1909 में आप भी उसी सीट पे जीते थे अगर ये ना आया तो आपने भी नहीं जीतना। तो कहने का मकसद है कि एक तरीका होता है ना अगले बंदे को समझाने का कि भाईजान अगर ये गया तो तुझी भी गए। अगले को समझाया, उन्होंने कहा हाँ ये बात तो वैसे तुम्हारी ठीक है, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट वाला काम ना होता तो मुझे भी वोट ना मिलते, ना ये औकाफ बिल आता, ना ये सारा कुछ होता। तो उन्होंने कहा भाईजान फिर को मेहरबानी करें, थोड़ा सा काम करें आप भी, हम भी सोच रहे हैं इसके ऊपर कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला काम ठीक नहीं है, आप ऐसा करें हमारी कांग्रेस वालों से दोस्ती करा दें, ठीक है? इनको भी गोरे पे तप है कि गोरे ने इनकी नहीं सुनी, हमें भी तप है कि गोरे ने हमारी नहीं सुनी, राइट? हम दोनों का दुश्मन जो है वो क्या हो गया हुआ है? कॉमन। आईएच कुरैशी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि जब ये मीटिंग हुई तो जिन्ना साहब ने मुस्लिम लीग के लोगों को कहा कि भाई बात मैं बताऊं बड़ी क्लियर सी, हम कांग्रेस वाले, अल्फाज के लिखे हुए, हम कांग्रेस वाले हम ये समझते हैं कि तुम लोग जो हो ना वो गोरे के सपोर्टर हो। कैसे? तुम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश 1906 के अंदर, जब तुम लोगों ने ऑब्जेक्टिव बनाए थे अपने, तो हमने क्या उसमें क्या लिखा हुआ है? लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश। और कांग्रेस जो है ना अब उसका वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। इवन तो हमने 1885 में हमने भी यही लिखा था लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश, लेकिन जब से स्वदेशी मूवमेंट आई है ना, हमने लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश को निकालकर लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया कर दिया, ठीक है? क्योंकि इन्होंने जो है ना 1905 का पार्टीशन बंगाल करके हमारे साथ ज्यादती की, तो हमने लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश खत्म करके अब क्या कर दिया है? लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया। तुम लोग भी एक काम करो, तुम लोग भी अब ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करो और लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया को खत्म करके लॉयल्टी टुवर्ड्स, और लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश को खत्म करके लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया कर। ठीक हो गया जनाब। 1913 के अंदर मुस्लिम लीग का इजलास हुआ और मुस्लिम लीग के इजलास के अंदर अल्टीमेटली लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश को खत्म करके लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया कर दिया गया। फिर ये गए वापस जिन्ना साहब के पास 1914 में कि सर हमने कर दिया काम। उन्होंने कहा वेरी गुड, अब मैं ऐसा करता हूं तुम लोगों की कमेटी बनाता हूं, यहां से 6 बंदों की कमेटी बनाता हूं कांग्रेस से, इन दोनों की कमेटी बनेगी और ये दोनों फिर हमें ना सजेशन देंगे कि क्या करना चाहिए, राइट? 1914 में कमेटी बनी, 1914 में कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट आई 1915 में। 1915 में उनकी रिपोर्ट के क्या का पॉइंट ये था कि दोनों को ना स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करें, इकट्ठा करें, एकदम ना इकट्ठा करें, आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करें। जिन्ना साहब ने कहा ठीक है। वैसे आपको पता है कि जनरली मुस्लिम लीग की मीटिंग ढाका में हुआ करती थी, जनरली, क्योंकि ढाका में मुस्लिम लीग बनी थी। तो जिन्ना साहब के कहने के ऊपर 1915 में मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई मुंबई में, बॉम्बे में। उसी दिन जिस दिन कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, 7 वाले कमरे के अंदर। बताना क्या जरूरी था? बताना यह जरूरी था कांग्रेस को, यह बताना कि आज सिर्फ हम ही नहीं मुलाकात कर रहे, आज कोई और भी है जो 7 वाले कमरे में बैठा है और मीटिंग कर रहा है। वो भी इंडिया की पॉलिटिक्स पे डिस्कस कर रहा है, हम भी इंडिया की पॉलिटिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं।
तो 1915 में एक ही दिन एक ही जगह पे मीटिंग करवाई और 1916 में इकट्ठी मीटिंग करवाई लखनऊ के अंदर और वहां पर खुद प्रिजाइड किया उसको, स्टेप बाय स्टेप ना, क्योंकि जिन्ना खुद भी ब्रिटिश सिस्टम को समझ गया था कि ब्रिटिश जिस तरह सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप चेंज करते हैं ना, मुझे भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग को स्टेप बाय स्टेप ही इकट्ठे करना है। दैट इज वाई वी बिलीव कि जिन्ना वाज अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम। समझ आ गई बात? और ये उस दौर की बात है भाई मेरे, जिस दौर के अंदर मैट्रिक के बाद डायरेक्टली बारेट लॉ कर लिया जाता था और मैट्रिक के फौरन बाद आप बारेट लॉ करके वकील बन जाया करते थे। सिंध मदरसातुल इस्लाम से जिन्ना साहब ने क्या पढ़ा था? मैट्रिक। एफएससी कहां से की थी? की नहीं थी, क्योंकि उस दौर के अंदर मैट्रिक के फौरन बाद लॉ हो जाया करता था। अच्छा, ये तुमने कभी सोचा ही नहीं कि जिन्ना ने एफएससी तो कभी की ही नहीं था। सिंध मदरसातुल इस्लाम से मैट्रिक किया, एफएससी निकाले में कहां से की थी? क्योंकि सरकार उस दौर में मैट्रिक के फौरन बाद आला तालीम के लिए आप इंग्लिस्तान जा सकते थे, वहीं पर एफएससी भी हो जाती थी, वहीं पर लॉ भी हो जाता था, वहीं पे बारेट लॉ भी हो जाता था, सारा कुछ कटा कुटा करके फिर आप क्या हो जाते थे? पाकिस्तान वापस आ जाया करते थे। समझ आ गई बात? उस दौर में मैट्रिक के फौरन बाद लॉ हो जाया करता था, ये कानून था उस दौर का, चेंज था बाद में, जो है कानून जो है वो चेंज हो गया। समझ आ गई बात? तो जिन्ना साहब ने 1916 में क्या करवाया? फिर लखनऊ पैक्ट। हेड डालिएगा, 1916 आ गया, लखनऊ पैक्ट कॉन्टेक्स्ट जो है वो। मीटिंग प्रिजाइड किसने की थी? जिन्ना साहब ने। मैडम ये मीटिंग हुई कहां थी? लखनऊ में, इसलिए लखनऊ पैक्ट कहते हैं उसको। मुंबई में होती तो मुंबई पैक्ट होता। हाजिर रहे इंसान, हाजिर। ठीक है जनाब। मोहम्मद बिन कासिम का अबू का नाम क्या था? कासिम, बिन लगा हुआ, इसलिए उसका नाम कासिम था। ठीक है जनाब, हाजिर रहे इंसान थोड़ा सा, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअली इंसान को थोड़ा सा हाजिर रहना चाहिए क्लास में। ठीक है, आधा इंसान होता ही कहीं और चल रहा होता। मोहम्मद बिन कासिम का अबू नाम कासिम, भाई बिन लगाया साथ उसके। हाँ, तो सोचेगा भी नहीं, सीधी सीधी बात है। वो बता कहता किस यार मैं सोचे नहीं, उनके को अबू नाम तो कासिम, बिन लगा तो और की मोहम्मद बिन कासिम का नाम तो कासिम ही होगा ना यार, फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्यों नहीं था? समझ गई बात? तो आए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जी। 1916 में लखनऊ पैक्ट 1916, नोट कीजिएगा जी। आफ्टर द annulment of partition of Bengal, after the annulment of partition of Bengal, Muslims were not happy with the British administration. Muslims were not happy with the British administration. Hence, to save the separate electorates, Muslims decided to join hands with the Congress. Muslims decided to join hands with the Congress. Next point. The Muslims of Muslim League, the Muslim leaders of Muslim League decided to seek Mr. Jinnah's help. Decided to seek Mr. Jinnah's help. And according to his advice, Muslim League changed its manifesto. Muslim League changed its manifesto from loyalty towards the British to loyalty towards India. From loyalty towards the British to loyalty towards India. Next point. In 1914, two committees. In 1914, two committees, one from Muslim League and one from Congress. Two committees, one from Muslim League and one from Congress, were created to draft
a bill for the conciliation, draft a bill for the conciliation of the two parties, conciliation of the two parties. Next, in 1915, 1915, on advice of Muhammad Ali Jinnah, Muslim League held its annual meeting in Bombay. Muslim League held its meeting in Bombay on the same day as the meeting of Congress. On the same day as the meeting of Congress. समझ आ गई बात? अगला पॉइंट. In the next year 1916, a joint meeting under the commanding authority of Muhammad Ali Jinnah, was held in Lucknow. And the proposals of the Reforms Committee were passed. And the proposals of the Reform Committee were passed. आखिरी पॉइंट लिखें. It was the first and last time when Muslim League and Congress leadership agreed on one point. कुछ किताबों में एक लाइन लिखी जाती है कि ये मुसलमानों और हिंदुओं का इत्तेहाद था. गलत है. ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस का इत्तेहाद था. ये मुसलमानों और हिंदुओं का इत्तेहाद नहीं था. ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस का इत्तेहाद, जिसको हम क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट. इसमें कुछ चीजें फाइनल हुई. उसका फिर अल्टीमेटली इंपैक्ट जो है वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या आया, उसको समझेंगे अगली क्लास में. जाते जाते आपको मैं एक बात बता दूं. जब 1916 के अंदर ये सारा कुछ पास हो रहा था, लखनऊ पैक्ट आ रहा था, तो दुनिया के अंदर उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुकी थी. वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई थी. और जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई थी तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों ने यह रियलाइज किया था कि वॉर जब शुरू हो गई है तो ब्रिटिश को हमारी जरूरत पड़ेगी. जब ब्रिटिश को हमारी जरूरत पड़ेगी तो इट इज हाई टाइम कि हम इस सिचुएशन को क्या करें, कैश करवाएं. तारीख ये बताती है कि 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, इसके पहले जो आपके पास 3 साल थे, 14, 15, 16, ब्रिटिश को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कुट पड़ी. और लग ये रहा था कि ब्रिटिश बस जंग हारने लगे हैं और जर्मनी जंग जीतने लगा है. और जब इनको रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश जंग हारने लगे हैं, राइट, जर्मनी जंग जीतने लगा, आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालात थे इनके कि 1917 में जाके आर्थर बेल्फोर ने बेल्फोर डिक्लेरेशन साइन की थी 1917 में. 1917 ब्रिटेन का वो हाल था कि ब्रिटेन को ज्यूज की सपोर्ट की जरूरत थी. और ज्यूज जो थे वो ब्रिटेन को सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे. आर्थर बेल्फोर ने एक 65 वर्ड्स का एक लेटर भेजा था. 65 वर्ड्स का. रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो है वो बेसिकली आर्गुएबली दुनिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली है, राइट. लेकिन इनका पैसा इनका अपना नहीं है. इनका सारा पैसा जो है वो किसी और का है. रॉथस्चाइल्ड फैमिली इतनी अमीर फैमिली है कि आप बस जितना पैसा आप समझ, दुनिया का सारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली संभालती है. द इंटायर बैंकिंग सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड रॉथस्चाइल्ड फैमिली संभालती है. और आप अंदाजा लगाइए कि जब ज्यूज ने सेटल होना शुरू किया था ना
पैलेस्टाइन के अंदर। तो उनका प्लान 1 ये था कि ये गए थे जो है वो उनके पास क्या नाम है, सुल्तान अब्दुल हमीद II के पास। उसको जाके कहा था कि सरकार आप हमें थोड़ी सेटल होने की जगह दे दें, हम ऑटोमन एम्पायर का सारा कर्जा उतार देंगे, हम सारा कर्जा खुद पे करेंगे, ऑटोमन एम्पायर का जितना भी कर्जा है, बस आप हमें इजाजत दें कि हमने कहां रुकना है, पैलेस्टाइन के अंदर। सुल्तान अब्दुल हमीद II ने इजाजत उसकी नहीं दी थी, मना कर दिया था, राइट। तो इन्होंने प्लान बी के मुताबिक क्या करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता एक एक कनाल जगह खरीदनी शुरू की, और वहां पर एक एक कनाल जगह के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जूस को सेटल करवाना शुरू किया। दे स्टार्टेड टू बाय लैंड इन पैलेस्टाइन एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द एरिया ऑफ पैलेस्टाइन। सारे के सारे पैसे उस लैंड के रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने दिए थे, राइट। ये इतनी बड़ी फैमिली थी। 65 लेटर्स का आपके पास वर्ड्स का एक लेटर भेजा रॉथस्चाइल्ड फैमिली को कि सरकार आप हमें सपोर्ट करें वर्ल्ड वॉर 1 में, हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 जीत गए तो पैलेस्टाइन के अंदर हम आपको सेटल जरूर करवाएंगे। 1918 में ये वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई, ब्रिटिश जंग जीत गए और पैलेस्टाइन का इलाका ब्रिटेन को मिल गया। समझ आ गई बात। ब्रिटेन ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया से जूइश लॉ ऑफ रिटर्न पास करवाया कि पूरी दुनिया में जहां पर भी जूस एग्जिस्ट करते हैं ना, वो इसराइल आ सकते हैं, पैलेस्टाइन आ सकते हैं, बगैर किसी जगह के हम आपको, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी पैसे के हम आपको पैलेस्टाइन में सेटल करवाएंगे। इसे कहते हैं जूइश लॉ ऑफ रिटर्न, राइट। इनसे मसला संभाला नहीं गया। जब इनसे मसला संभाला नहीं गया, अरबियों ने एहतजाज करना शुरू किया, अरबियों ने रोला डाला, तो ब्रिटिश डिड व्हाट दे डू द बेस्ट, दे सेड लेट्स पार्टीशन, राइट। इन्होंने पार्टीशन की और पार्टीशन करने के बाद डिसाइड कर लिया कि सरकार हमने पार्टीशन करनी है। जब पार्टीशन की तो सवाल यह पैदा हुआ कि सरकार अब पार्टीशन कैसे करें, कौन सा इलाका किसको दें, कौन सा इलाका किसको दें। वो अपना रेड क्लिफ अवार्ड वाला भी रौला पड़ा हुआ था वहां पे। इन्होंने कहा सरकार हमारे से गुजारा इसका नहीं हो रहा, एंड दे डिड द सेकंड बेस्ट थिंग, दे पैक्ड अप एंड लेफ्ट। ठीक है जनाब। उन्होंने जाके यूनाइटेड नेशंस को कहा कि भाईजान आप तुम लोगों का रौला है, तुम लोग संभालो, हमारा काम था पहुंचा देना, वमा अलैना इल्लल बलाग। यूनाइटेड नेशंस ने उसको डिवीजन की, 55% एरिया इसराइल को दे दिया, 44% एरिया जो था वो किसको मिला, पैलेस्टाइन को। 55